जो भी बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क कंप्लीट करो यार, है ना। तुम लोग होमवर्क तो सेंड करते नहीं हो। ये स्पेशली मैसेज है उन बच्चों के लिए जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, ठीक है। कि रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले बच्चों का ना हमारे पास डाउट आता है ना होमवर्क आता है। क्या करते हो भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि ये जो समय बीत रहा है ये समय लौट के नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी अक्टूबर फिनिश होने पे है, इसके बाद नवंबर दिसंबर 2 महीने। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपके करियर को लेकर चिंतित हूं, इसलिए बोलता हूं। क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आपको नहीं समझ में आता है, लगता है अभी होमवर्क तो नहीं करेंगे, बहुत मजा आता होगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं टीचर हूं तो मुझे हर साल बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए, हर साल। इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल, हर साल मिलेंगे। लेकिन आपके लिए ये फाइनल ईयर है, 12th एग्जाम, और यहीं से आपका करियर बनेगा। इसको लाइटली जो भी बच्चे ले रहे हो वो लाइटली लेना बंद कर दीजिए, सीरियसली लीजिए। इतना टाइम जरूर रहता है कि होमवर्क कंप्लीट किया जा सके। मैक्सिमम भी अगर क्लास चलेगा, कितने आवर चलेगा, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर मान लो चलेगा क्लास। उसके अलावा बहुत टाइम रहता है। अगर कंटिन्यूअसली एक जगह बैठ के 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे ना, बहुत सारा काम हो जाता है। मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, 4 से 5 घंटे बोल रहा हूँ। 3 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि 10 मिनट बैठे 25 मिनट फोन चलाए, ऐसा नहीं। फोन आप बाद में भी चला सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब वापस से आएगा लाइफ। लेकिन ये जो ड्यूरेशन निकल रहा है आपके हाथ से वो लौट के नहीं आएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन टाइप का जो सिचुएशन है, हम कोचिंग नहीं जा पा रहे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ये आप गलत फहमी में हो। इस सिचुएशन में भी बच्चे देखो 720 में 720 स्कोर करे हैं नीट में, जो टॉपर बच्चा है। पढ़ने वाला बच्चा कभी रुकता नहीं है, पढ़ता ही रहता है। बाकी आपको कैप्सन इंस्टीट्यूट पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है यार, इसको यूटिलाइज अगर आप नहीं करेंगे तो कीमत चुकाएंगे बाद में, ठीक है। हम तो टीचर हैं, हमें बच्चे बार बार मिलेंगे बेटा, याद रखना। और मैं आपको इसलिए बार बार नहीं बोलता क्योंकि हमको बोल के बहुत मजा आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं मैं देखो यार, होमवर्क के लिए आपको इसलिए बार बोल रहा हूं, होमवर्क जब तक नहीं करोगे कोई मतलब नहीं बनता। जेडबलई नीट का क्वेश्चन हमने सॉल्व करने बोला, सॉलिड स्टेट का, एक भी बच्चों का डाउट नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना या ये सॉल्व कर लिए। 2 बच्चे ने पूछी, हाँ 2 बच्ची का मेरे पास आया था डाउट, एक कशिश या एक और बच्ची का, ऐसा जिसने मतलब पूछा कि करना क्या है। सिद्धि का आया था, कशिश का आया था, एक आध बच्चे और थे, उसके बाद किसी का नहीं आया। तो अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो बेटा, मैं आज ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्टूबर मंथ एंड होने होने पे, ठीक है। और अभी भी अगर आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है तो कभी नहीं आएगा सीरियसनेस, याद रखना, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। देखो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया था बेटा, एक एक चीज करवा दिया था, ठीक है। एक एक बात करवा दिए थे, ये सारे करवा दिए थे, एक एक बात, एक एक कंडीशन, है ना। ये सारा करवा दिए थे, ये सारा कुछ करवा दिए थे, ठीक है। ये सब हो गया था, प्रेशर वगैरह सारा कुछ हो गया था। हाँ हम लास्ट डे आपको ओस्मोसिस पढ़ा रहे थे, ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रहे थे, है ना, आपको याद होगा। और ओस्मोटिक प्रेशर में मैंने आपको बताया था
कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो हम लोग भी बात करेंगे अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर पे। और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर उस दिन मैंने आपको डिटेल में सारी बातें समझा दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है। हमने बताए थे पहले ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है ना। तो ऑस्मोसिस होने के बाद जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब इसमें कंडीशन क्या आया था ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर में कंडीशन आया था कि पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, ठीक है। तो ये पाई इज व्हाट, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को याद रखना। और आपको कि जब भी मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखो ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लो ये हाइट ए था, ठीक है, और ये हाइट बी। इधर हमने भर दिया है सॉल्वेंट पार्टिकल, क्या भरा हमने इधर, सॉल्वेंट। और इधर क्या भर दिया हमने, भर दिया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्वेंट का फिर मूवमेंट होगा किसके तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, और ये हाइट इधर इंक्रीज होगा। फिर से वही बात कि हाइट बढ़ेगा तो इसके वजह से नीचे प्रेशर लगेगा क्या आपका, रो जी एच, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नॉन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां भी हो जाएगा आपका रो जी एच। ओके, तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। और एक तरीका बताता हूं कि मान लो ये दो कंपार्टमेंट है, इधर है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सी है, और इधर है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है। अगर हम बात करें कि ये इसमें टेम्परेचर जो है वो टी है, ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। ओके बच्चों, सी आर टी इफ जो यहाँ सॉल्यूट है वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम लोग, 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। चलिए एक सिंपल सा बात मैं आपसे पूछता हूं, ये आर का वैल्यू बताओ तो जरा, आर का वैल्यू बताइए तो जरा विथ यूनिट। यहां पे क्या यूज करेंगे, सारे बच्चे आर की वैल्यू बताओ। सुबोध जोशी, गलत है बेटा। चलो और बताओ, एक बच्चे का आंसर है, बाकी सारे बच्चे बोलिए। आर की वैल्यू नहीं बताइए, यहां पे भी यूज क्या करेंगे, ये वैल्यू आपको बताना है। हाँ चलिए और बताइए, और बताइए। किरण आपका करेक्ट है, किरण करेक्ट है आपका। और बाकी सारे बच्चे मैसेज करो, ठीक है। इधर देखो, आर को बहुत लाइटली लेते हैं बच्चे, बड़ा लाइटली लेते हैं। बट मैं बता दूं आर से रिलेटेड प्रॉब्लम आईआईटी में आया है, मेंस तो छोड़ दो, आईआईटी में आया, नीट में आया है। सिंपली पूछा है बताइए वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू क्या है। तो बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन याद रखें 8.314 होता है जूल पर मोल पर केल्विन, और 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल, ठीक है, ये है। तो अब बात ये आपने बताया, रुक तो जा भाई बोलने तो दे, तुमने बताया 8.31, मैंने क्या पूछा यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 8.314 यूज नहीं करेंगे। सुनो अभी पूरा, जल्दी में मत रहो, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो भी एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वहां पे यूनिट हमें किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग बच्चों 8.314 लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पाई इक्वल टू रखते हैं सी आर टी, तो ये जो है प्रेशर, इसका यूनिट क्या चाहिए हमको,
एटीएम चाहिए, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और इधर देखिए, अगर आर का वैल्यू हम जूल में लेके चलेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर को लेंगे हम लोग केल्विन में, फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो केल्विन केल्विन कट गया है ना, मोल मोल कट गया, तो ये जूल पर लीटर में आ रहा है, आया ही नहीं अभी एटीएम में। एटीएम में लाने के लिए आपको इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा 0.0821, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखते नहीं है, यूनिट देखा करो, यूनिट, ठीक है। आर का वैल्यू पता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से आर का वैल्यू यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए हर टाइम पे। तो याद रखना कि जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ प्रेशर हम लोग लेके चलते हैं एटीएम में, और उसी हिसाब से यहाँ पे प्रेशर हमें चाहिए, जो प्रेशर चाहिए एटीएम में अगर, तो भाई यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या, लीटर एटीएम। तो आर का वैल्यू आप यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं, दूसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। दूसरा कंडीशन ये है, ये जो है दो कंपार्टमेंट है, इधर है सॉल्यूशन नंबर 1, इधर है सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये C1 है, इधर कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। तो जो पाई इज इक्वल टू है वो क्या निकलेगा मैं बता देता हूं, सीधा याद रखना कि ऐसे करना, पाई इज इक्वल टू C1 माइनस C2 इंटू RT, बस। दोनों साइड आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या आपका SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, और इसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम हो, इन सारे प्रॉब्लमों को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो अब बात यह है कि अगर सपोज इलेक्ट्रोलाइट कहीं प्रेजेंट है, तब का क्या लगाएंगे, तो पाई इज इक्वल टू ICRT, आई मल्टीप्लाई होगा तो नंबर जो जिस हिसाब से वो वहां पे आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आप रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़े होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोगों को पता है या बताना पड़ेगा, बताइए। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता है, गिव मी आंसर प्लीज, यस या नो लिखना है। देखो, जो आरओ प्यूरिफायर हम लोग यूज करते हैं ना, जो आरओ कैंट है ना, या जो भी, वो वहां रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम लोग यूज करते हैं आरओ का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए समझिए, होता ये है बच्चों, SPM, ठीक है। होता क्या है देखिए, फिर से इधर ये, चूंकि ये सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है मूव करेगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, इसका हाइट बढ़ता जाएगा, तो मान लो इस हाइट तक बढ़ा एक साइड, इसके वजह से यहां प्रेशर जनरेट होगा क्या आपका, रो GH, ठीक है। तो बच्चों पहले तो हम बढ़ने दिए ऑस्मोसिस की वजह से, समझ गए, बढ़ने दिए, तो हमें पता चला कि कितना प्रेशर यहां जनरेट हो रहा है,
रो जीएच इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ड्यू टू ऑस्मोसिस जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या करना है कि जितना प्रेशर जनरेट हो रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर से लगाना चालू करो। मान लो कि हम यहाँ पे ब्लॉक रख दिए जो कि इतना ही प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो ये फिर इसको पुश करके इधर लेके जाएगा डाउनवर्ड और यहां जाके रोक देगा, ठीक है, ए पॉइंट पे। और अगर इस रो जीएच से भी ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो अब ये इधर से जाएगा किधर, इधर की डायरेक्शन में। तो फिर मूव कौन करेगा बच्चों, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो कंडीशन ये होता है कि जिस साइड सॉल्यूशन है उस साइड आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई करते हैं, देन उस प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन साइड से जिधर सॉल्वेंट है उधर मूव करना चालू करता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी में वाटर प्यूरिफायर वर्क करता है, आरओ जिसको हम लोग बोलते हैं। कैसे, तो जो वाटर रहता है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज रहते हैं। तो इसी तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जिससे वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाता है, और क्योंकि सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर जा सकता है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमी रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, if pressure apply over solution side is greater than the expected osmotic pressure, then movement of solvent particle will take place from high concentration solution to low concentration solution, ठीक है, is known as what, reverse osmosis, because direction of movement of solvent particle is reverse, ओके। सो ये कंडीशन जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब जो है मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार जो बच्चा रिप्लाई करता है मैं सबको अब मैं फोर्स नहीं कर सकता, जिसको करना है करो। जो मैं बताया क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करूं, देखो जरा, देखो जरा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो मैं बता दूं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखना बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो टू डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक का पाई वन दूसरा का पाई टू, और दोनों बराबर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वन, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू। सो जब ये दोनों इक्वल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पाई क्या होता है आपका, सी इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इधर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, C1R C2R क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C2। दूसरा मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I है ना, C1RT C2RT कट गया, IC1 इक्वल टू क्या, C2। अगर मान लो दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, I1C1RT I2C2RT, I1C1 इज इक्वल टू I2C2, ठीक है। तो ये हो गया, ओके बच्चों। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती होगी तो यार रियली सॉरी यार, मेरे को, मैं डांटता नहीं हूँ यार, मैं ऐसे आपको बोलता हूँ, मैं अभी आपके सामने हूं नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना आपको कि आप, मैं क्या फील करता हूँ आपके होमवर्क नहीं कंप्लीट करने से, ठीक है। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगता है यार जब आप सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं होमवर्क को लेकर, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो यार, है ना। चलो दूसरी कंडीशन अब देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कंडीशन है बच्चों कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पाई 1 ग्रेटर देन अगर पाई 2 है, इस साइड वाले सॉल्यूशन मान लो पाई 1 जिस सॉल्यूशन नंबर 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ये हो गया हाइपरटोनिक, और ये वाला क्या हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें मैंने आपको यहां तक बता दिया, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। ओके, देखो सारा बात यहां तक के आपको भी हमने बता दिया, सारा बात बता दिया है। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? रिप्लाई करो। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया सबको या नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना आ गया? ठीक है, अब एक केस और बच गया है, एक कंडीशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जिसमें आप सुने होंगे एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सारी बातें पता है? कुछ बताना है या रहने दूं? शॉर्ट में बता दूं या रहने दूं, क्या करूं? जल्दी बताओ। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता है बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन पता है आप लोगों को? देखो एक बच्चे का आया कि सर पता तो है लेकिन शॉर्ट में बता दो, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। और देखो कंडीशन क्या है कि मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखें कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इंटरमिक्स होते हैं उससे क्या प्रिपेयर होता है बच्चों? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब इंटरमिक्स हम करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब जैसे कंडीशन देखिए कि मान लीजिए ये एक हमारे पास क्या है, मतलब समझ लो एक कंटेनर नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें लिक्विड ए प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे किसके बच्चों? ए के बीच का। ठीक है, ए के बीच का इस तरीके से सिर्फ पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे किसका? ए का। ठीक है, जिसमें इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया VA के बराबर। ठीक है, सपोज कि ए ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या है? VA। वो क्या है? VA है। इसके बाद दूसरा हमने ले लिया बच्चों, दूसरे कंटेनर में ले लिया है यहाँ पे B। B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप ए के बीच में देख रहे हो, यहाँ पे ए के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटरेक्शन है। और यहाँ पे क्या कौन सा इंटरेक्शन है? बी इंटरेक्शन। ठीक है, आपको पता है ना कि जब दो पार्टिकल के बीच में या जो भी पार्टिकल उनके बीच में अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो तो वो सॉलिड बन जाता है, अगर इंटरेक्शन बहुत कम हो तो गैस हो जाता है, और अगर इंटरमीडिएट हो तो लिक्विड होता है। तो ये दोनों ही लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, जिसमें मान लो ये सॉल्वेंट है और ये क्या आपका सॉल्यूट है। अंडरस्टैंड? तो अब कंडीशन ये है कि यहां भी इंटरेक्शन, यहां इंटरेक्शन है, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए, और यहाँ पे इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ बी, या जो भी है। ठीक है,
बी का बी के साथ इंटरेक्शन, ए का ए के साथ इंटरेक्शन। अब बच्चों मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं, कुल मिला के आप समझ ले कि यहाँ पे इंटरेक्शन है ए और यहाँ इंटरेक्शन है किसमें आपका बी बी में, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। होमोजेनियसली अगर हम मिक्स करेंगे और ए और बी को, तो जाके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो अब देखें ये है कंटेनर हमारा, ठीक है, ये कंटेनर जिसमें बच्चों अगर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया होमोजीनियसली, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या कि हर पॉइंट पे ए प्रेजेंट हो और ए के साथ बी प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। अब देखिए यहां पे मान लो ए है तो ये क्या हो गया बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, सॉरी, हाँ इस तरीके से ए बी, समझ रहे हो ना, इसी तरीके से पूरा। तो ये क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम है भी ए और इसका वॉल्यूम है भी बी, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसके वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देते हैं, भी ए प्लस भी बी, ठीक है। अगर कोई पूछे बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग बोलते हैं भी ए प्लस भी बी। बट बच्चों अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो और इसके वॉल्यूम को V3 मान लो, ठीक है, जो क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है, एक बात आप देखिए, जैसे मान लिया अगर आपने ये पार्टिकल लिया जो इस गैप के साथ, दूसरा पार्टिकल इस तरीके से कम गैप के साथ है, तो ज्यादा वॉल्यूम, अगर मान लो यहां भी 10 पार्टिकल है यहां भी 10 है, तो ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर है तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और ये पास पास रहेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो पास पास रहने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कंपेरेबल टू दिस, सो क्लोजली है। तो कौन पास रहेगा कौन दूर रहेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब मेरी बात, दूसरी बात सुने कि जब भी कोई इंटरेक्शन को आप ब्रेक करते हैं, ब्रेक होता है, उस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी देना पड़ता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब आप इंटरेक्शन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हो, इंटरेक्शन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, अंडरस्टैंड। अब सीधी सीधी बात आप देखो बच्चों, यहां पे सम अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, यहां भी सम अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन, इसमें 3 केस बनता है कि आइदर इंटरेक्शन बिटवीन ए ए इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन बी बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए ग्रेटर देन इंटरेक्शन बिटवीन बी बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन क्या आपका बी बी। तो यहाँ पे बच्चों 3 केस बनता है, ठीक है, समझ गए। तो बात यह है कि यहाँ जो बीबी का इंटरेक्शन है उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे ए का इंटरेक्शन ये भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको ब्रेक करने में ये हीट क्या करेगा बच्चों, हीट एब्जॉर्ब, यहां भी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन है ये ए बी का। तो यहां पे जो इंटरेक्शन बना किसके बीच का बना बच्चों, ए बी, ए बी इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड, ठीक है। बॉन्ड टूटने में एनर्जी देना पड़ रहा है, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज भी होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात तुम लोगों को क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे जाके पूरी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको जाने वाला नहीं है। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि ये जो बातें अभी तक मैंने बताया, क्या ये बात आपको क्लियर है, एनर्जी का कंसेप्ट जो बता रहा हूं यहाँ पे, क्या आपको समझ में आ गया, सारा बात समझ में आ गया, एक एक बात आ गया। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या,
अब मेरी बात को जरा सुनो, आगे कंडीशन ये है कि फर्स्ट केस लेके चलो, मैं केस 1 केस 2 केस 3 लेके चलेंगे, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, ध्यान से सुनना। केस 1 है इंटरेक्शन ऑफ ए एंड इंटरेक्शन बी इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना तोड़ने में यहां एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी यहां लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा, और जब ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा ए बी, तो आप खुद समझ लीजिए कि जितना पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, जितना पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, दोनों मिला के टोटल पार्टिकल यहां पे आ गया। तो जितने पार्टिकल के बीच का बॉन्ड इधर टूटा इधर टूटा, उन दोनों के सम के बराबर पार्टिकल के एनर्जी बॉन्ड बना के यहां से रिलीज होगा। तो कुल मिला के बच्चों एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू एनर्जी क्या आपका एब्जॉर्ब, हीट रिलीज इक्वल टू हीट ऑब्जॉर्ब। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही हीट रिलीज भी कर दिया, तो डेल्टा एच नेट क्या हो गया यहाँ का 0, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन है। दूसरी बात है, देखिए यहां पे वॉल्यूम V1 या V2, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना करेगा इनके बीच के इंटरेक्शन से डिपेंड करता है। तो जितना इंटरेक्शन यहाँ इतना ही यहां भी उतना ही इंटरेक्शन, तो जो जैसा सिचुएशन में था वैसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं। मतलब यहाँ का जो V3 है वो किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 के बराबर, ओके, समझ रहे हो, क्लियर, ये हो गया। अब देखो बात ये है, यहां पे अगर कंडीशन हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू आ गया 0,